ज्यादा लेट नहीं तो मेरी इकोनॉमिक्स की होती है। आपका भी वहां पे 10:30 हो रहे हैं ना? अभी 10:30 हो रहे हैं जी। हाँ बस ठीक है, सही है। अच्छा जी, कहते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है जी ये। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये अक्टूबर नवंबर 1731 का क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 1731 का क्वेश्चन है। ये कहता है जी आपको कि टेड इज द ओनर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। फैक्ट्री मशीनरी दी हुई है एट कॉस्ट, ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है एट कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है एट 1 जनवरी फैक्ट्री मशीनरी की इक्विपमेंट की, इन्वेंट्री दी हुई है आपको रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की। और कीजिएगा जरा, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कॉस्ट पे दी हुई है, सेल प्राइस पे नहीं दी हुई, कॉस्ट पे दी हुई है। यानी ट्रांसफर प्राइस पे नहीं दी हुई, कॉस्ट प्राइस पे दी हुई है। तो आप इसे ट्रांसफर प्राइस में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा खुद से। हम इसको ट्रांसफर प्राइस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये कॉस्ट पे दी हुई है। रेवेन्यू दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो ओवरहेड का आइटम है, ऑफिस सैलरीज दी हुई है, कैरेज इनवर्ट। अगर कैरेज इनवर्ट के बारे में ना बताया हो तो वो कैरेज इनवर्ट रॉ मटेरियल का ही कंसिडर करते हैं हम। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस में आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए वो भी आपको पता है प्राइम कॉस्ट से पहले आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस एंड रेट्स हैं, रेंट है और हीट एंड लाइट है। गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द फैक्ट्री एट ए मार्कअप ऑफ 20%, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 15840। और इन्वेंट्री जो क्लोजिंग दी हुई है रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स की नहीं दी, यानी फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी पड़ेगी आपको। नॉन करंट एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एट 31 दिसंबर रेंट ओइंग 40,000 है, इंश्योरेंस एंड रेट्स प्रीपेड दिए हुए 6,000 के, और इंश्योरेंस एंड रेट्स रेंट एंड हीट एंड लाइट आर अपोर्शन 3/4 फैक्ट्री एंड 1/4 जनरल ऑफिस। यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स में और ऑफिस एक्सपेंसेस में। प्रोडक्शन फॉर द ईयर वाज 80,000 यूनिट्स हमारी प्रोडक्शन है, जिसका सवाल से ऐसा कोई लिंक नहीं है। एक्सप्लेन व्हाई ए मार्कअप इज एडेड टू द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मार्कअप हम क्यों ऐड करते हैं? ठीक है जी, तो फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज बेसिकली फैक्ट्री प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड द कॉस्ट व्हिच इज saved if the same goods are purchased from an outside supplier. The factory profit is added to cost of production to increase the cost of sales and reduction in gross profit. ठीक है जी, ताकि so that we should be able to differentiate between factory profit and office profit, so that we can understand, we can be able to know the performance of the factory personals. फैक्ट्री मैनेजर की एफिशिएंसी का पता चल सके हमें कि वो हमें कितना प्रॉफिट दे रहे हैं। फिर जी प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रिपेयर ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी उसने क्वेश्चन में डिमांड की है। चलते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं इसका। साइन आ जाएंगे। हम करेंगे इसको जी किससे? डायरेक्ट मटेरियल से। सबसे पहले आपकी आ जाती है जी रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। देखते हैं क्वेश्चन में कितने की दी हुई है हमें। रॉ मटेरियल ओपनिंग क्वेश्चन सामने रख लेते हैं जी। आपको दी हुई 52,000 ये दी हुई है, 52,000 की दी हुई रॉ मटेरियल ओपनिंग, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। हम ऐड कर देंगे जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है जी हमारा दिया हुआ, ये लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,84,000। इसमें ऐड कर देंगे जी हम कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट है 21,000।
उसके बाद इसमें से हम लेस कर देंगे रॉ मटेरियल क्लोजिंग। आपको बताइए कैरेज इनवर्ट परचेज में ऐड कर देते हैं, रॉ मटेरियल क्लोजिंग हम माइनस कर देंगे, और वो आपको दी हुई है जी 67,000 की। आपका मटेरियल यूज्ड या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड जो है वो आ जाएगा 4,90,000। इसमें अब ऐड कर लेंगे जी हम वेजेस, ऐड हो जाएंगी आप वेजेस दी हुई 6,26,000। क्या आ जाएगी जी, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अभी ऐड करने। 6,26,000 आप ऐड करेंगे और साथ में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड करेंगे पहले, फिर प्राइम कॉस्ट आपकी आएगी। आपको पता ही है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अगर दिए हो क्वेश्चन में तो आप इसको इसमें ऐड कर देते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए थे, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए 1,20,000, ये आपको ऐड करने पड़ेंगे इसमें in order to get the prime cost. ये आ जाएगी जी आपकी प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट जी टोटल कर लेते हैं इसका, आ जाएगी जी आपकी 1,236,000। ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट के अंदर आपको पता है हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड इसमें क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं, हम लिखेंगे भी और डेफिनेटली हम ऐड भी करेंगे। हम देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है कितने के दिए हुए हैं। एक तो फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस दी हुई है आपको 1,32,000 की दी हुई है फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, तो वो लिखते हैं हम। $1,32,000 ठीक हो गया जी। और देखते हैं जी फैक्ट्री ओवरहेड के और क्या चीजें दी हुई हैं। फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस के अलावा फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए 5,10,900। ये हम लिख लेंगे, सारी बात है 5,10,900। उसके बाद उसने क्वेश्चन में आपको बताया कि एक तो रेंट है, उसके अलावा हीट एंड लाइट है, और शायद इंश्योरेंस है। देख लेता हूँ, इसको पोर्शन करना है आपने जी, इंश्योरेंस एंड रेट्स है। तो उसके बारे में उसने क्वेश्चन में कहा कि रेंट तो ओइंग है 40,000 का, रेंट ऊपर कितना दिया हुआ है हमें 4,40,000, 40,000 का ओइंग भी है। 4,40,000 में पहले आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे प्लस 40,000, आ जाएगा 4,80,000। इसका 3/4 जो है वो मेरा ख्याल है कि फैक्ट्री ओवरहेड में जाना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल सी अगेन। देख लेते हैं जी। जी 3/4 कह रहा है कि इन सब का फैक्ट्री ओवरहेड में जाना है। देख लेते हैं जी आगे। 3/4 इसका निकाल लेते हैं, तो ये हम इधर जो है वो लिख लेंगे 4,80,000 का 3/4 ही आ जाएगा 3,60,000। इसी तरह हीट एंड लाइट है, वो देखते हैं हमें कितने की दी हुई क्वेश्चन में। हीट एंड लाइट दी हुई 1,78,000 की।
उसका एक्रूड वगैरह कोई नहीं है, तो डायरेक्टली 1,78,000 आप ले लेंगे 3/4 हीट एंड लाइट की अमाउंट का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, जो कि आता है 1,33,500। हीट एंड लाइट के बाद आपका आता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड रेट्स। वो देखते हैं कितने की दी हुई है हमें। वो दिया हुआ है आपको 92,000 का, उसमें से इंश्योरेंस रेट्स प्रीपेड माइनस कर देंगे 6,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, करके देखते हैं हम। 86,000 आ जाएगा जी आपका, मल्टीप्लाइड बाय 3/4 आ जाएगा 64,500। ये आपका आ जाएगा जी। टोटल आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस जो है उनका हम टोटल कर लेंगे, सारी बात है। जस्ट अ मिनट, ये आपके आ जाएंगे जी 1,209,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे आपके 1,209,000। आपके प्राइम कॉस्ट में ये फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आपको पता है, ऐड कर देते हैं हम, तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो आ जाएगी इस क्वेश्चन की, जो कि हम ऐड करके मैं देखता हूँ, और ऐड करके ये हमारा जो आता है आंसर आ जाएगा 2445,000 एंड दैट इज माय टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। आपको पता है हम ऐड करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, और लेस कर देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। वो आपको क्वेश्चन में दी हुई, चेक कर लें, मैं बता रहा हूँ आपको। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग आपको दी हुई है जी 97,000 की, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 97,000 है, और क्लोजिंग जो है वो 1,02,000। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग जो है वो 7,000 है, और क्लोजिंग जो है वो 1,02,000 है। आपका 5,000 आ जाएगा नेगेटिव में, डिक्रीज कर रही है ना, इन्वेंट्री डिक्रीज कर रही है। 5,000 आपका इंक्रीज कर रही है इन्वेंट्री ओवरऑल, तो आपका वो माइनस हो जाएगा। ये 2,445 प्लस 5,000 आप कर देंगे तो ये 24 माइनस 5,000 कर देंगे आप, 2,440,000 आ जाएगा आपका, 2,440,000। उसके बाद इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट हम ऐड कर देते हैं, आपको पता है। प्रॉफिट ऐड कर देते हैं जो कितने, जो क्या बनेगा आपका 2,440,000 का कितने परसेंट है जी, 20% है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ 20% है, मार्कअप ऑफ 20%। वो जी कितना आ जाएगा हमारा, 4,40,000 का ही मार्कअप लेना है आपने, वो आ जाएगा 4,88,000। अब बस मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो है, ये जगह नहीं इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ, आ जाएगी 2,928,000। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हमने फाइंड आउट कर ली। देख लें, यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताएं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल है जो हमने पीछे करते रहे वही है, कोई इसमें ऐसा चेंज नहीं है, मतलब सेम चीज ही हमने बनाई है। इसको पिक्चर ले लें, लिख लें इसको।
जी ओके है। जी सर। सर आप रिकॉर्डिंग सेंड नहीं कर रहे और बैंक अकाउंट भी आपसे सेंड नहीं किया। हाँ जी मैं करता हूँ यार, बस जेहन में नहीं रहा मुझे। मैं इंशाल्लाह ताला पिछला अभी आज इसमें ना जुमे हफ्ते इतवार को टाइम होता है सर, बाकी दिनों में टाइम ही नहीं मिलता। लेक्चर से में अपलोड होने में टाइम लेती है, मुझे याद होता है, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिलता मंडे टू थर्सडे में, तो दैट्स व्हाई समटाइम्स इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी, लेकिन आज तो इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। अब हमने बनानी है जी इसकी इनकम स्टेटमेंट, और वहीं से हमारा क्वेश्चन में जो है वो ट्विस्ट आता है, बिकॉज इट विल बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट। उसी में चेंज है हमारा। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं जी, अगर आप गौर करो तो इसमें कामिल क्वेश्चन में अगर हम गौर करते हैं तो क्वेश्चन में एक चीज ऐसी है जो गिवन नहीं है, जबकि हमें वो चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, बताएं कौन सी चीज क्वेश्चन में ऐसी है जो हमें चाहिए लेकिन गिवन नहीं है, नहीं दी हुई। जी बताएं, सामने ही है। सर फिनिश्ड गुड्स। हाँ जी, फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट हमें पता ही नहीं है। ओपनिंग की तो पता है, फिनिश गुड्स एट कॉस्ट 1,22,000 दी हुई है। क्लोजिंग की अमाउंट नहीं पता। आपको पता है कि फिनिश गुड्स दोनों जो है वो ट्रांसफर प्राइस पर रिकॉर्ड होती है इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन ट्रांसफर प्राइस पर रिकॉर्ड होती है वो तो बात ठीक है, लेकिन हमें फिनिश गुड्स दी होंगी तो ट्रांसफर प्राइस पे करेंगे ना कन्वर्ट। फिनिश गुड्स तो क्लोजिंग हमें दी ही नहीं हुई, तो वो हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। और हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम, वही इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले रेवेन्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो रेवेन्यू आपको दिया हुआ है 4,268,000। रेवेन्यू आपको दिया हुआ है जी 4,268,000। इसमें से हम लेस कर देंगे जी कॉस्ट ऑफ सेल, और उसमें सबसे पहले आपकी आती है ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स हमें कितनी दी हुई है जी, हम देखते हैं। वो हमें दी हुई 1,22,000, लेकिन 1,22,000 तो कॉस्ट है। इसका मतलब है आपको यहाँ पे तो ट्रांसफर प्राइस रिकॉर्ड करनी है ना, आपको 20% इसका निकाल के इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रांसफर प्राइस रिकॉर्ड करनी है। वो आएगा 24,400। वो हम ऐड करेंगे 1,22,000 में, तो आप वो अमाउंट जो आएगी वो आपने यहाँ लिखनी है। वो हमारी कितनी आती है, वो हमारी आती है जी 1,46,400। इसमें हम ऐड कर देंगे जी ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। ठीक है जी, वो हम ऑलरेडी पीछे निकाल चुके हैं, क्योंकि वो तो ट्रांसफर प्राइस में हमने ऐड किया इफेक्टिव प्रॉफिट 2,928,000 आपका आ जाएगा 2,928,000। इसमें से लेस कर देंगे हम फिनिश गुड्स क्लोजिंग। फिनिश गुड क्लोजिंग कितना आएगी जी हमारी, वो तो है ही नहीं। यहाँ पे सवाल हो गया है, रुक गया हमारा। क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो हमारे पास है ही नहीं, कॉस्ट भी नहीं है। कॉस्ट होती तो मैं उसमें प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर प्राइस निकालता, कॉस्ट भी नहीं है और वो वैसे भी मौजूद नहीं है, हमें दी नहीं हुई। अब हमने कैसे सॉल्व करना है इसको, वो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट, जो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ।
फॉर एनालाइज प्रॉफिट का अकाउंट बन जाएगा। इसमें आपको पता है डॉलर के साइन आते हैं, और इसमें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ब्रॉड डाउन में प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री में जितना प्रॉफिट है वो आएगा, वो निकाला है हमने, वो कितना है 24,400, ये निकाला है हमने 24,400। और कैरी डाउन में आपका आता है प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो हमें नहीं पता। ठीक है, आप गौर करें सवाल में, उसने इस क्वेश्चन में इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिया हुआ है 15840, जो नॉर्मली हम निकालते थे ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन के डिफरेंस से जो निकालते थे, वो उसने क्वेश्चन में हमें दे दिए कि इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 15840 है। यानी इसका मतलब ये है कि इंक्रीज इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है, ये जो इनकम स्टेटमेंट फिगर है इधर आएगी ना, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ये कितनी है 15840, इसकी मदद से हम कैरी डाउन फाइंड कर लेंगे। इसकी मदद से हम कैरी डाउन फाइंड कर लेंगे, टोटल करके इसका 40240 आपका टोटल आ जाएगा, और वही आपका कैरी डाउन भी आ जाएगा, एंड दैट इज द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री 40240, इधर भी आ जाएगा जी, एंड दैट इज द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये देखें जरा, प्रॉफिट इन finished goods closing, ये बराबर किसके होगा, बराबर होगा 20% ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बराबर होगा, सारी बात है, एट कॉस्ट के, क्योंकि फैक्ट्री प्रॉफिट 20% है ना, इसका मतलब है कि फिनिश्ड गुड्स का 20% प्रॉफिट है फिनिश्ड गुड्स का, और प्रॉफिट फिनिश्ड गुड्स का कितना है 40240, निकाला हमने ऊपर, एंड दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट। ये फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट के 20%, तो फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट कितनी आ जाएंगी जी 40240 डिवाइडेड बाय 20%, यानी 0.2, फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट आपके पास आ जाएंगी। ये फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट का ही तो 20% था ये, इसका मतलब है कि आपके पास फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट जो है वो आसानी से आप निकाल लेंगे, 40240 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आ जाएगा 201200। आप फिनिश गुड एट ट्रांसफर प्राइस भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ तो ट्रांसफर प्राइस लिखनी है आपने, कैसे निकालेंगे जी, देखें 201200, इसका कितने परसेंट प्रॉफिट है जी 20%, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 40240, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, प्लस कर देंगे इसमें जो कॉस्ट है उसकी 201200, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस जो है फिनिश गुड्स की आ जाएगी, जो कि 241,241,440 आपकी ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। ये हम माइनस कर देंगे। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन सबसे, आपने कैसे इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 2832960। जी बताएं, ये इसमें मसला है, आप सॉरी ये समझ आइए आपको, जो प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला है। देखिए ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था, इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दी हुई थी, इस क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा डिफरेंट करके सवाल दिया है, इसमें जो इंक्रीज इन प्रोविजन थी वो दी हुई थी। ठीक है जी, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे।
उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो 4268,000 रेवेन्यू है, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल जो हम निकालेंगे, इनकम स्टेटमेंट फिगर दी हुई थी हमने, क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिनिश गुड्स प्रॉफिट जो था वो निकाल लिया। अब प्रॉफिट इन फिनिश गुड्स क्लोजिंग 40240 है, जो कि डेफिनेटली बराबर है 20% ऑफ फिनिश गुड्स एट कॉस्ट के, क्योंकि हमारा जो मार्कअप है वो 20% है। तो वहां से हमने निकाल लिया फिनिश गुड्स एट कॉस्ट 40240 डिवाइडेड बाय 0.2, तो आ गई 201200। लेकिन ये कॉस्ट पे है, हमने जो लिखना होता है इनकम स्टेटमेंट में वो ट्रांसफर प्राइस पे लिखना होता है, वो हमने निकाल लिया ट्रांसफर प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करके, और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा 1435040, यानी कि ये आपका आ जाएगा जी 1435040, ये आपका जीपी आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर आपने वो करना है तो वो हम कर सकते हैं जो हम करते हैं, यानी कि ऐड फैक्ट्री प्रॉफिट। वैसे वो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। और लेस इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर लेस प्रॉफिट, फैक्ट्री प्रॉफिट हमारा कितना है जी, वो है जी हमारा, पीछे देख लेते हैं, वो है जी हमारा 4,88,000। इसमें से माइनस कर देंगे जी हम, जो आपका आ रहा है वो कितना है 15840। वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर लेस प्रॉफिट ही क्वेश्चन में दे दिए पकड़ के हमें। हम माइनस कर लेते हैं, 472160 आ जाएगा आपका, 472160। ये हम ऐड कर देंगे जी 1435040 में 1907200 आपका प्रॉफिट आ जाएगा, 1907200। दैट इज योर प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके हो गया जी। अब उसने कहा है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप इन्वेंटरीज कैसे लिखेंगे, याद रखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंटरीज जो हम लिखते हैं हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं। मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये देखिए जी, ये हमने उसने क्वेश्चन में बनाया था कि प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने बना दिया, प्रिपेयर द ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट टू शो द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो भी बना दिया। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टू शो द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी एट 31 दिसंबर। ये फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी एट 31 दिसंबर को हम कितनी अमाउंट की लिखेंगे, ये वो पूछ रहे हैं। फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी 31 दिसंबर को हम कितनी लिखेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर प्राइस हमें दी हुई है, या हमें पता है वो कितनी है जी 241,400,440। इसमें से लेस कर देंगे हम, वो कॉस्ट पे लिखनी है आप फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, आपने वो कॉस्ट पे लिखनी है। वो कितनी आ जाएगी जी 15840, ओ सॉरी 40240। तो इंक्रीज हो रही है ना, जो उसमें प्रॉफिट में शामिल है वो तो 40240। ये माइनस करके आप आगे लिखेंगे इन्वेंट्री की वैल्यू, जो कि ऑलरेडी हमें पता है सारी अमाउंट्स, आ जाएगी 201200। ये अमाउंट लिखी जाएगी क्लोजिंग फिनिश गुड्स में ट्रांसफर प्राइस के हिसाब से। अब अगले पार्ट में क्या कहता है वो भी देख लेते हैं हम, देख लें, इसको लिख लें, इसमें कोई मसला है तो मुझे पूछें, फिर मैं आगे चलता हूँ। प्रॉब्लम है तो देख लें। नेक्स्ट चलता हूँ उससे आगे। नहीं सर ठीक है।
जी ओके हो गया जी। अब लास्ट पार्ट में जो हमें कह रहा है देखें, कहता है जी इन February 2017 टेड वाज अप्रोच्ड बाय एन एग्जिस्टिंग कस्टमर फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डर ऑफ 5000 यूनिट्स। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल रहा है 5000 यूनिट्स का। द वेजिटेड प्रोडक्शन फॉर 2017 वाज ऑलरेडी सेट एट द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी इस साल जितनी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मैक्सिमम कैपेसिटी पर मौजूद है, यानी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो इतनी ही है जितनी हम प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं। So TED considered whether or not to source the extra 5,000 units from an external supplier at a cost of 28 per unit. वो कह रहे हैं जी कि बताएं कि हमें बाहर से खरीदना चाहिए। तो advised TED whether or not he should have accepted the extra order, justify your answer। आपने आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमें कितनी कॉस्ट का यूनिट पड़ रहा है। देखें हम कितने यूनिट बना रहे हैं, ये लिखा हुआ है प्रोडक्शन फॉर द ईयर वाज 80,000 यूनिट्स। तो हम 80,000 यूनिट्स इस वक्त बना रहे हैं और हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है 80,000 यूनिट्स पर, वो देखें जरा हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, ये 244 टेट्रा जीरो, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कितनी है 244, यूनिट्स हम कितने बना रहे हैं 80,000, इससे डिवाइड कर देंगे आप तो आपको पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। एक यूनिट कितने का है, वो आपकी आ जाएगी 30.5। हमें एक यूनिट पड़ रहा है 30.5 का, जबकि बाहर से अगर हम मंगवाते हैं तो हमें 28 का पड़ रहा है। ये अच्छी बात है कि हम जो है ना ऑर्डर भी अपना पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है। अगर हम बाहर से एक्सटर्नल सप्लायर से खरीदते हैं तो हमें 28 का पड़ रहा है, तो हमें तो सस्ता पड़ रहा है। हमारा जो कस्टमर बेस भी इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्वालिटी जो है ना वो एक्सटर्नल सप्लायर ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा। हमारे कस्टमर रिटेन करेंगे ना, क्योंकि हमें बाहर से 5,000 यूनिट मिल रहे हैं कितने के 28 का है, जबकि हम कितने का बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 30.5 का। हम इस वक्त यूनिट बना रहे हैं 30.5 का, तो हम वी विल गो फॉर एक्सटर्नल सप्लायर, वी कैन परचेज इट फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर बिकॉज इट विल यू नो it will make we will be able to supply the order of 5,000 units extra order, and we can increase our customer base also. Our customer will be retained, profit will also be increased. But we should consider only one point, that quality should not be compromised. If we are going to purchase it from an external supplier, quality should remain the same, then we should go for it. जी ठीक हो गया जी। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है मैं आपको जो है वो भी भेज भी दूंगा, और लेक्चर अभी भेजता हूँ ताकि जो है ना वो टाइम ज़ाया ना, और अभी लेक्चर आपको मैं भेज देता हूँ पिछले वाले भी, ठीक है। देखने को मसला तो बताएं। मसला तो कोई नहीं जी कह रहा हूँ, मसला तो कोई नहीं है। हाँ जी, ये टेक्निकल क्वेश्चन था, जरा थोड़ा टेक्निकल था, इसको जरा ध्यान से आपने सॉल्व करना है, दोबारा भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला कल 2 बजे हम मिलते हैं, और इसको मैं लेक्चर भी भेजता हूँ आपको, ठीक है। ओके देन। ओके।